हेलो, दिस इज़ सोनम वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक सीटेट, यूपीटेट, केवीएस और अदर स्टेट एग्जाम्स, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स हियर, एज यहाँ पर हम एमसीक्यूज़ के साथ साथ डिफरेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज Children construct an understanding of the world around them. The credit of this theory goes to बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। ऑप्शंस आर स्किनर, पावलोव, जीन पियाजे, कोहलर। सो राइट आंसर इज हियर जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बताया था बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे दुनिया के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को खुद डेवलप करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट और खुद के बीच एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करते हैं। जीन पियाजे ने 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में बताया है। लेट्स सी। ये हैं, फर्स्ट वन है सेंसरी मोटर, संवेदी गतिक, जो कि बर्थ से लेकर 2 साल तक की होती है। सेकेंड है प्री ऑपरेशनल पीरियड, जो कि 2 से 7 साल की होती है। हिंदी में इसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशन, जो कि 7 से 11 साल तक की होती है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष संक्रियात्मक। और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशन, जो कि 11 साल से लेकर एडल्ट होती है, इसको कहते हैं औपचारिक ऑपरेशंस। सो ये थी जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंटल की 4 स्टेजेस। सेकेंड वन इज फैमिली इज एन एजेंसी ऑफ। परिवार एक साधन है। ऑप्शंस आर इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है इनफॉर्मल एजुकेशन, दैट इज़ अनौपचारिक शिक्षा। फैमिली इज़ एन एजेंसी ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। फैमिली एक ऐसी एजेंसी है जिससे इनफॉर्मल तरीके से एजुकेशन मिलती है। फैमिली में बच्चे को डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ और अदर चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो बिना किसी सेटअप के थ्रू आउट द लाइफ होती हैं। फैमिली को इनडायरेक्ट एजेंसी ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। अब अगर बात करें फॉर्मल एजेंसीज़ की, तो उसमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो सोसाइटी के थ्रू सेट किए जाते हैं। इसमें टाइम के साथ पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर सिलेबस और करिकुलम के साथ बच्चे को एजुकेशन दी जाती है। एग्जाम्पल स्कूल और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। मूव टू नेक्स्ट। प्लेइंग ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल एज इम्पॉर्टेंट एज। विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना उचित है क्योंकि इट इज़ यू टू मैनेज दैम, ये उन्हें मैनेज करने में ईजी करेगा। इट विल बिल्ड दैम फिजिकली, ये उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा। इट विल डेवलप द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन एंड फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ, ये उन्हें उनके अंदर कॉपरेशन की फीलिंग को डेवलप करने के साथ साथ फिजिकली और मेंटली यानी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। या फिर इट विल हेल्प टू टाइम पास, या फिर ये टाइम को पास करने में हेल्प करेगा। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इट विल डेवलप द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन एंड फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। स्कूल का जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्कूल में खेलना इम्पॉर्टेंट है, एज दिस मेक्स दैम स्ट्रॉन्ग फिजिकली एज वेल एज मेंटली अलॉन्ग विद इनकलकेटिंग द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन। जब बच्चे स्कूल में एक साथ खेलते हैं तो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उनके अंदर एक टीम स्पिरिट आती है और साथ ही लाइफ के लिए उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके उनकी पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करने में हेल्प करता है। So move to next. The state in which children start to think logically is। वह स्तर जिसमें बच्चे किसी वस्तु घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं। ऑप्शन था सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। राइट आंसर इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि जिसको हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 3rd स्टेज है जिसे जीन पियाजे ने बताया था। इसे मिडिल चाइल्डहुड स्टेज भी कहते हैं। इसमें जो एज होती है वो होती है 7 to 11 ईयर्स। इसमें जो 7 to 11 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनमें लॉजिकल थॉट्स के डेवलपमेंट से इस स्टेज को कैरेक्टराइज किया जाता है, क्योंकि इसी स्टेज में बच्चे लॉजिकली थिंकिंग शुरू कर देते हैं। सो मूव टू नेक्स्ट। यहाँ हम देख सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज सेंसरी मोटर, 2 to 2 years प्री ऑपरेशनल, 2 to 7 years पीरियड ऑफ
concrete operation 7 to 11, and period of formal operation 11 to adult. Next, a child from an unorganized home will experience the greatest difficulty in. एक असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे ज़्यादा कठिनाई को अनुभव करेगा. ऑप्शंस आर वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन, इंडिपेंडेंट स्टडी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, वर्कबुक्स. हमारा जो सही ऑप्शन है, जो राइट आंसर है, वो है इंडिपेंडेंट स्टडी. एक अनऑर्गेनाइज, एक मेसी घर से जब कोई बच्चा आता है तो उसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सेल्फ स्टडी में, यानी इंडिपेंडेंट स्टडी में. चीज़ों को कैसे प्लान करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, कब स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें उसे स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ ले जाती हैं. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ डन बाय. चरित्र का विकास होता है विल पावर, इच्छा शक्ति द्वारा, मोरालिटी, नैतिकता द्वारा, बिहेवियर, व्यवहार द्वारा, या फिर ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी. तो हमारा जो राइट आंसर है, यानी करेक्ट ऑप्शन है, वो ऑल ऑफ, यानी इनमें से सभी. बच्चे का जो ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है उसके लिए विल पावर, मोरालिटी, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं. मूव टू नेक्स्ट. अर्ली लर्निंग इन मदर टंग इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव एज इट. बुनियादी स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इट विल डेवलप कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन, बच्चे में आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. विल हेल्प टू लर्न इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, बच्चों के प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायता करेगा. विल मेक लर्निंग ईजी, अधिगम को आसान बनाएगा. या फिर विल हेल्प इन सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में मदद करेगा. सो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, राइट ऑप्शन है, दैट इज़ बच्चों के प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3. विल हेल्प टू लर्न इन द नेचुरल एनवायरनमेंट. मदर टंग में जब जो अर्ली एजुकेशन बच्चे को दी जाती है तो वो डिफरेंट आस्पेक्ट में इजी लर्निंग को बूस्ट करता है. बच्चे अपनी मदर यानी नेचुरल लैंग्वेज में चीज़ों को काफ़ी फास्ट ग्रैस्प करते हैं. उनके ग्रेड्स और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प होती है और ये सारी चीज़ें उनके ड्रॉप आउट्स के चांसेस को काफ़ी कम कर देते हैं. बच्चे जब मदर टंग में ज़्यादा कंफर्टेबल होने की वजह से किसी न्यू लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो उनको इम्प्रूव करने में उनका इंटरेस्ट को भी बढ़ाता है. नेक्स्ट, अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज़. लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन भाषा समझ से संबंधित विकार है डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, अफीजिया, डिस्कैल्कुलिया. हमारा जो राइट आंसर है दैट इज़ डिसलेक्सिया. डिसलेक्सिया जो कि भाषा विकार से संबंधित है, इसमें रीडिंग एबिलिटी अफेक्ट होती है, बच्चे को पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट 3 को भी देख लेते हैं. डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया. डिस्ग्राफिया लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स राइटिंग एबिलिटीज़. ग्राफिया मीन्स होता है राइटिंग, जो कि राइटिंग एबिलिटीज़ को अफेक्ट करती है. ये डिसेबिलिटी यानी ये डिसऑर्डर है, इसको कहते हैं डिस्ग्राफिया, जिसमें राइटिंग एबिलिटीज़ अफेक्ट होती हैं. डिसलेक्सिया जो कि रीडिंग डिफ़िकल्टी है. अफेजिया एक ऐसा लैंग्वेज डिसऑर्डर जिसमें कि पर्सन्स को कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है. जबकि डिसकैल्कुलिया जिसमें कि मैथ्स टास्क या फिर मैथ्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होती है. सो हियर वेरी क्लियर these all 4 aspects: dysgraphia, dyslexia, aphasia and dyscalculia. Hope you guys understand well. Move to next. Mirror drawing test is used to measure which of the following. Mirror drawing test निम्नलिखित में से किसके यहाँ पर हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शंस आर लर्निंग, पर्सनैलिटी, विजडम, एथिक्स. करेक्ट राइट आंसर इज पर्सनैलिटी. मिरर ड्राइंग टेस्ट को पर्सनैलिटी के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. मिरर ड्राइंग टेस्ट में पर्सनैलिटी के साथ साथ जो पर्सन है उसकी कंडीशन को असेस किया जाता है. अब इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो इसमें जिस पर्सन का हमें पर्सनैलिटी टेस्ट करना है उसको एक पिक्चर या फिर ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है और उसके वर्क को मिरर में ऑब्जर्व करते हैं. इस टेस्ट को मिरर ट्रेसिंग टेस्ट भी बोलते हैं. सो जो मिरर ड्राइंग टेस्ट है वो पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट, द फर्स्ट टर्म ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज. सूक्ष्म शिक्षण चक्र में प्रथम चरण है. ऑप्शंस आर टीचिंग, प्लानिंग, फीडबैक, इंट्रोडक्शन. करेक्ट इज राइट आंसर इज प्लानिंग. प्लानिंग इज द फर्स्ट टर्म ऑफ माइक्रो टीचिंग.
जो ये बाकी सारे हैं ये भी इसके जो स्टेप्स हैं, लेकिन जो हमारा पहला स्टेप है वो है प्लानिंग। देखते हैं ये जो माइक्रो टीचिंग है इसमें जो टोटल टाइम लगता है वो होता है 36 मिनट। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग, सेकेंड है टीचिंग, थर्ड है फीडबैक, फोर्थ है री प्लानिंग, फिफ्थ है री टीचिंग एंड सिक्स है री फीडबैक। इसमें ये टोटल 6 स्टेप्स होते हैं और ये जो टोटल जो टाइम होता है वो होता है इसमें 36 मिनट। नेक्स्ट, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज रिलेटेड टू, आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है? ऑप्शंस आर फ्रेंडली थिंकिंग, अनुकूलन चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, स्मृति आधारित चिंतन, या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। राइट इज ऑप्शन हियर, ऑप्शन नंबर 2, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग को ही थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं। दैट मीन्स डिफरेंट तरीके से सोचना, कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ को डेवलप करना, फ्री फ्लोइंग नॉन लीनियर वे में सॉल्यूशंस ढूंढना ही डाइवर्जेंट थिंकिंग है। देखते हैं यहाँ पे एक डाइवर्जेंट थिंकर और कन्वर्जेंट थिंकर को यहाँ पे कंपेयर करके बताया गया। थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल वेज टू रीच अ सोल्यूशन, यानी जो डाइवर्जेंट थिंकर होता है वो कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ या कुछ डिफरेंट तरीके से सोल्यूशन को असेस करने या फिर सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। जबकि कन्वर्जेंट थिंकर की अगर बात करें तो वो एक फाइनल सोल्यूशन पे पहुंचने की सीधे कोशिश करता है। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड सोल्यूशन होते हैं वो सीधे उन्हीं पे फोकस करता है। कुछ नए, कुछ अपने जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनका कोई यूज़ यहाँ कन्वर्जेंट थिंकिंग में नहीं होता है। सो इट इज़ वेरी क्लियर, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट, इन अ टीचर्स विजन जीनियस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अध्यापन के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? ऑप्शन सर हाई मेरिट प्लस हाई क्रिएटिविटी प्लस हाई कमिटमेंट, हाई क्रिएटिविटी हाई कमिटमेंट हाई एबिलिटी, हाई मेरिट हाई कैपेसिटी कमिटमेंट हाई कैपेसिटी प्लस हाई क्रिएटिविटी प्लस स्ट्रॉन्ग मेमोरी। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड, हाई क्रिएटिविटी हाई कमिटमेंट हाई एबिलिटी। यहाँ पर जो हाई कमिटमेंट और हाई क्रिएटिविटी और हाई एबिलिटी जिस बच्चे में होता है, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है टीचर के अकॉर्डिंग, वो बच्चा क्या है? जीनियस है। यानी कि जो उच्च रचनात्मकता, उच्च वचनबद्धता और उच्च योग्यता ही प्रतिभाशीलता का एक संयोजन है। नेक्स्ट, एज बीइंग एन इफेक्टिव टीचर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आर एम्फेसाइज टू कॉपी द आंसर्स फ्रॉम बुक, बुक से आंसर्स कॉपी करने पे बल देना, फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग इन प्लेस ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़ की जगह पर इंडिविजुअल लर्निंग के लिए फोकस करना, अवॉइड द क्वेश्चंस ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को अवॉइड करना, बी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ ईच स्टूडेंट के कॉन्टेक्ट में रहना। सो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, बी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ ईच स्टूडेंट। जो एक प्रभावशाली, जो इफ़ेक्टिव टीचर की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से ईच स्टूडेंट के कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास में हर एक स्टूडेंट यूनिक होता है। सो ईच स्टूडेंट की जो डिफरेंट क्वालिटी है उसको असेस करने के लिए टीचर बेटर वे में कम्युनिकेट कर सके। इससे जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता है। मूव टू नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसिंग चिल्ड्रंस लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन का उद्देश्य है असेसेस इट्स रीडिंग एबिलिटी, असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज यूज एबिलिटी, असेसमेंट ऑफ राइटिंग एबिलिटी, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। राइट आंसर इज हियर असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज यूज एबिलिटी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। जैसा कि नाम से क्लियर है, बच्चों की जो प्राइमरी लेवल पे लैंग्वेज असेसमेंट है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है बच्चों की लैंग्वेज यूज़ एबिलिटी को असेस करना। यानी कि बच्चे जो भी बच्चा जो लैंग्वेज सीख रहा है या फिर जो भी पढ़ रहा है उसमें उसको किस तरीके से उसने कितना अर्न किया है वो हमें चेक करना है इस लैंग्वेज असेसमेंट में। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज यूज़ एबिलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द लीस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट, इनमें से भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन आर स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग, इवेंट नरेशन, डिक्टेशन।
Correct answer is option number 4, that is dictation. डिक्टेशन जो कि सबसे कम इफ़ेक्टिव मेथड होता है लैंग्वेज असेसमेंट के। देखते हैं कैसे। ये जो डिक्टेशन में टीचर जो भी डिक्टेट करता है बच्चा वही लिखता है, बच्चे को इसमें कोई फ्रीडम नहीं होती खुद को एक्सप्रेस करने की। जबकि अगर इन तीनों की बात करें, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग, इवेंट नरेशन, इन तीनों में ही बच्चे को ओपन एंडेड जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलती है खुद को एक्सप्रेस करके, जो भी वो इजीली बताना चाहे या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करके कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ ले करके असेस कर सकते हैं बच्चे की स्किल को। जबकि डिक्टेशन में कुछ भी असेस नहीं किया जा सकता लैंग्वेज असेसमेंट में। सो डिक्टेशन इज़ द लीस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा ये वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।